हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 सीरीज के रिवीजन में, जो सीए फाइनल का चैप्टर नंबर 7 है और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। हालांकि इसे बनाया गया है सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे। देख रहे हो आप लोग की बुक, जो ये कीवर्ड बेस्ड रिवीजन के लिए बनाई गई बुक है, जिसमें सारे कीवर्ड से रेलेवेंट काम के दिए हुए हैं। 700 सीरीज में ऐसे 700 1.5 स्टार आउट ऑफ 3 स्टार इंपॉर्टेंस है। पर्पस नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप बताता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इससे कंसिस्टेंसी रिपोर्ट में एक जैसी आएगी, ताकि हर किसी को एक जैसी रिपोर्ट दिख सके और उन्हें पता हो कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी रिपोर्ट में। देन यूजर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और बेसिक इसका फोकस है कि जो मॉडिफिकेशंस रिपोर्ट में होते हैं उस पर फोकस करें। 700 सीरीज अनमॉडिफाइड रिपोर्ट की बात करेगी। मॉडिफिकेशंस के लिए वी विल गो टू अदर स्टैंडर्ड लाइक 705। ओपिनियन कब फॉर्म कर पाओगे? जब आप ये प्रूव कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क है, फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दिखती कैसी है? तो आप आइडियल ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, टाइटल एड्रेसी टू द मेंबर्स, फिर हेडिंग की है स्टैंडअलोन के ऊपर है या कंसोलिडेटेड, और फिर आपका ओपिनियन। आजकल सबसे पहले ओपिनियन पैराग्राफ आता है, जिसमें सबसे पहले लिखा रहता है वी हैव ऑडिटेड आईटीसी लिमिटेड का इस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही है। और फिर आपका ओपिनियन आता है, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क यानी कंपनीज एक्ट के अनुसार है और ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। इसे बोलते हैं ओपिनियन पैराग्राफ, जिसका पहला पार्ट कहलाता है इंट्रोडक्टरी, और ये ओपिनियन है। और फिर उसके बाद आता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो ऐसे जितने भी आपके ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स हैं वो सबका डिस्कशन यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज। तो टाइटल देख लिया, एड्रेस ही कंपनी में मेंबर्स, बाकियों में डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन किसको रिपोर्ट एड्रेस करनी है। ऑडिटर का ओपिनियन अपन ने देखा, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन है, जिसमें 5 चीजें आती है कि हमने ऑडिट किया है, किसका किया है, कौन से साल का किया है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं, विद द फैक्ट कि उसमें नोट्स और अकाउंटिंग पॉलिसी शामिल है। और इसी का सेकंड पार्ट है अनमॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन। बड़ा सिंपल है। क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड सेकेंड, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू की जगह आर प्रेजेंटेड फेयरली, ये भी फ्रेज यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें हर स्टेटमेंट के ऊपर अलग अलग से ट्रू एंड फेयर व्यू बताना पड़ता है या नहीं है? इंडेक्स वाली कंपनियां 4 स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो 4 ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं हम। बैलेंस शीट में स्टेट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि एसपीएल का ही पार्ट है, तो उसके अलग से ओपिनियन नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कैश फ्लोज, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चेंजेस इन इक्विटी पे। अब भैया आपने ओपिनियन तो दे दिया, पर ये ओपिनियन आखिरकार आया कैसे? तो बेसिस ऑफ ओपिनियन है, जिसमें सारे सारे ये हमारा इसका निमोनिक है। तो हमारा ओपिनियन कैसे आया भाई? हमने एसएस के अनुसार ऑडिट किया, तो हम बताएंगे कि हमारा ऑडिट एज पर एसएस हुआ है। तो भैया एसएस बोलते क्या है? तो एसएस की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है तो फिर आगे के पैराग्राफ में दे देंगे। बट फिर भी थोड़ा तो बताओ कि एसएस क्या बोलते हैं। तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बताते हैं कि हमने हमारी ऑडिट करने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके ओपिनियन दिया, प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस विद रेफरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स फुलफिल करी है। ये 4 पॉइंट आते हैं आपके बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आप एक मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बता रहे हो, तो बताइए उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या ड्राफ्ट करोगे। गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ अगर ऐसे 570 लगता है तो वो सिर्फ एक केस में आता है जब एंटिटी गोइंग कंसर्न है, बट कोई इवेंट और कंडीशन डाउट क्रिएट कर रही है, जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, जिसे कंपनी ने अच्छे से डिस्क्लोज कर रखा है, तो ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संतुष्ट है, पर वो उस मैटर को हाईलाइट करना चाहता है, तो इस पैराग्राफ में देगा। ये 570 का डिस्कशन है। सबसे पहले ओपिनियन आ गया, काम की चीजें आ गई। अब किसी को समझना है मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी, ऑडिटर की क्या, तो वो सब रिपोर्ट में पिछू आएगा। पिछू तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होगी? सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर फ्रेमवर्क बनाना है, इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट हो सके, गोइंग कंसर्न और टीसीडब्ल्यूजी आइडेंटिफाई करना है। तो ऑडिट रिपोर्ट में टीसीडब्ल्यूजी का पैराग्राफ याद रखना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आएगा। तो अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो एसेज में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका डिस्कशन है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑल इन ऑल एसेज में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स विद 1 रेफरेंस ऑफ लोकेशन। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, ताकि उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट कर सके। तो भाई रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? सर ये गारंटी नहीं है, पर हाई डिग्री का एश्योरेंस है।
तो ये किस चीज का एश्योरेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं? तो सर मिसस्टेटमेंट मतलब गलतियां या जान करके की गई गलतियां, दोनों ही शामिल होते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे ये 3 पॉइंट। सबसे पहले ये हमें किस में लिखना है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। प्लस मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियल मानते हैं, तो मटेरियलिटी का क्या मतलब है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये आपको डिफाइन करना है। तो याद करना कितना आसान हो गया। हमें क्या करना है? बेसिकली लॉ एंड रेगुलेशंस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो या तो ऐसे कर लो या सीधे ये कर लो। रा के अंतर्गत हमें क्या करना है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्लस रा का ही क्या मतलब है ये डिफाइन करना है। चले, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या है? तो सबसे पहले हमें 3 चीजों में डिवाइड करना है, पीजे, पीसी, पीएस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर ऑडिटर। सबसे पहले हमारा प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिज्म से ऑडिट होता है। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी ऑडिट में पहले रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करना है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है। साथ ही साथ में पॉलिसी, एस्टिमेट और डिस्क्लोजर की अप्रोप्रिएटनेस चेक करना है, क्योंकि ये कम ज्यादा हो सकते हैं। और इन सब के अलावा गोइंग कंसर्न चेक करना है अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल प्रेजेंटेशन। तो सर इसके लिए तो निमोनिक बन ही जाए। तो आप देखिए, सर ने एक पीजल मारा कि रिया उनकी गर्लफ्रेंड है। ये क्या है? बहुत ही खराब था, सॉरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीजे प्रोफेशनल पीजे आपका प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिज्म। आर, तो हमें क्या करना है? तो RIAGF, आर इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक असेस करना है। आई फॉर इंटरनल कंट्रोल्स हमें देखने हैं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, डिस्क्लोजर देखना है। गोइंग कंसर्न जी आएगा तो, और एफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन, ना कि फ्रॉड। तो GF कर दीजिए आप, ऐसे याद रखना हो तो। और फाइनली इसके अलावा अदर ऑडिटर अगर आपने कोई यूज किया है तो 600 में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो ऑडिटर पैराग्राफ में रिपोर्ट होती है? तो TCWG रिलेटेड पैराग्राफ है। ये तभी है जब आपके एंटिटी में TCWG है, जिसमें हम उनको टाइमिंग, स्कोप और फाइंडिंग्स और डेफिशिएंसी बताते हैं। इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन करते हैं, बताते हैं हम इंडिपेंडेंट रहे, कोई थ्रेड से क्या सेफगार्ड बिल किए, और अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो हमने उससे डिस्कस किया। तो इस तरह से आप देखिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये 3 चीजें आ गई। इसे दिखाना कहां पर है? तो आप इसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिखा सकते हो अपेंडिक्स के रूप में। अगर लॉ स्पेसिफिकली परमिट करे तो वेबसाइट पे और यहां से रेफरेंस दे देना। लॉ साइलेंट है तो फिर आपको रिपोर्ट में ही देना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी लॉ और रेगुलेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें रिपोर्ट करना है, जैसे कारो, तो उसकी एक अलग से हेडिंग बनेगी जिसका नाम होगा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट, और उसमें जो जो आपको रिपोर्ट करना है अपार्ट फ्रॉम एसेस वो रिपोर्ट कर दीजिए। साइन मेंबर अगर फॉर्म कर रही है तो फॉर्म और मेंबर दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। प्लेस का साइन हुई है जहां रिपोर्ट साइन हुई है, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो एविडेंस मिलने से पहले की डेट नहीं होगी। ये ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट हो गया। अगर सर लॉ ने प्रिस्क्राइब करी है रिपोर्ट तो फिर लॉ का फॉर्मेट यूज करेंगे, पर वो फॉर्मेट अगर ऐसे के फॉर्मेट से नहीं हुआ तो मैच। तो अगर ऐसे इसके फॉर्मेट में जो जो चीजें दी हुई है बेसिक, वो सब उसमें कवर्ड है तो हमारा काम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर कौन सी बेसिक चीजें? जैसे टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन सेक्शन जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो, फैक्ट हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए हैं, इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस हो, 570 का हमारे जैसा पैराग्राफ हो, बेसिस ऑफ एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन का लॉजिक हो, ऑडिटर की जिम्मेदारियों का एक ब्रीफ हो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हों, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन जो हमें इन एसेज में रिपोर्ट करनी है वो रिपोर्ट करने की परमिशन हो, साइन, प्लेस, डेट हो। तो फिर भले ही थोड़ी बहुत डिटेलिंग कम ज्यादा हुई तो भी चलेगा, पर अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग है और हमें लॉ का फॉर्मेट फॉलो करना मजबूरी है क्योंकि लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टैंडर्ड, तो हम लॉ का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे फिर कि हमने हमारा ऑडिट एज पर एसेज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फॉलो नहीं करना है, हमें इसे फॉलो करना है, पर हम ये लाइन लिख नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एंटिटी की फॉरेन सब होल्डिंग कंपनी है, तो उसे कंसोलिडेशन करना है, तो वो आपको बोलेगी एज एन ऑडिटर की सीए भाई तुम इसका ऑडिट एसेज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों के अनुसार कर दो, ताकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर के भी काम आ जाए जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है। हमने बोला ऐसे और आईएसए में तो कोई फर्क नहीं है, हम दोनों के अनुसार एक साथ ऑडिट करके रिपोर्ट दे देंगे, तो रिपोर्ट 2 जाएगी या 1? तो अगर दोनों रिपोर्ट में आपके सारे एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, मॉडिफिकेशंस के पैराग्राफ सेम है, यानी जितनी मॉडिफिकेशन रिपोर्ट में आती है वो सब सेम है,
तो आप सिंगल रिपोर्ट दे सकते हो, प्रोवाइडेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, मॉडिफिकेशन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर, एनी पैराग्राफ। एंड उस केस में आप अपनी रिपोर्ट में बता देना कि हमने नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार ऑडिट किया है, जिसमें नेशनल स्टैंडर्ड आर दोज इशूड बाय ICAI और इंटरनेशनल कौन से हैं, ऐसा। तो अगर आप नेशनल स्टैंडर्ड शब्द यूज कर रहे हो तो वो SAC होना चाहिए। तो आप ऐसे और अदर ऐसे दोनों को रिपोर्ट में रेफर कर सकते हो, बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए और मिनिमम एलिमेंट जो अपन ने ऊपर पढ़े वो सब कवर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बदमाश मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे ITC में देखो, मैनेजमेंट ने क्या किया, इतनी सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में डाली जिसमें ऑडिटर ने बैलेंस शीट, P&L, SOCI, कैश फ्लो, नोट्स का ऑडिट किया, पर इसके अलावा उन्होंने कुछ AOC1 के सेलिएंट फीचर, सब्सिडी, JV के एसोसिएट की कोई गाइड डाल दी जिसको हमने ऑडिट नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, भले ही एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट को हमने बोला कि भाई हम यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो लोगों को लगेगा कि इसका भी ऑडिट हुआ है, लेकिन ये तो किया ही नहीं हमने, तो आप इसे अलग करो। तो मैनेजमेंट ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, लोग ऑडिट रिपोर्ट पहले देते हैं ना, आप पहले मत दो, आप जहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो रहे हैं वहां दे दो, तो लोग समझ जाएंगे कि इसके ऊपर की डेटा ऑडिट है। हमने बोला चलेगा, तो काम खत्म। पर मैनेजमेंट मान ही नहीं रहा है और वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हें लग सकता है कि हमने ये गाइड टू सब्सिडरी और इनका भी ऑडिट किया है, जबकि किया नहीं। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, अगर ये इंटीग्रल पार्ट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, भले ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है, पर वो ऐसे दिए गए हैं कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो ऑडिटर को उसे ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अलग किए जा सकते हैं और मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो हम एक अदर इंफॉर्मेशन का, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ दे देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में और लिख देंगे कि भैया ये इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं हुआ है। इसी के साथ आपका ऐसे 701 कंप्लीट होता है। बधाई। चलिए सॉरी, ये हो गया ऐसे 700। अब आते हैं 701 की ऑडिट मैटर का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा अपने को लगता नहीं है कि यार इस साल ऑडिटर ने क्या डिफरेंट किया है। सोचो एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, सब कुछ हर कंपनी में एक जैसा है नाम के अलावा, पर भाई ऑडिट तुमने किया होगा तो कुछ तो चीजें ऐसी होगी ना जो इस साल तुमने बहुत ज्यादा, जिन पे तुम्हारे टेंशन बने होंगे, मतलब तुम्हारे पसीने छोड़ा दिए होंगे। तो ऐसी चीजें जिसने इस साल के ऑडिट में ऑडिटर के पसीने छुड़ा दिए, इसे कहते हैं की ऑडिट मैटर। 701 कहता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ध्यान रखना है सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, इसके अलावा ऑडिटर किसी कंपनी में चाहे या एंटिटी में चाहे की ऑडिट मैटर तो रिपोर्ट करना तो कर सकता है, अगर करेगा तो ऐसे 701 लगेगा। पर्पस, हमें कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है यूजर्स को, ताकि यूजर्स मैनेजमेंट के जजमेंट्स को बेहतर समझ सके। भूल के भी ये मत सोचना कि ऑडिट मैटर से मैं कोई मॉडिफिकेशन को रिप्लेस कर दूंगा या मैनेजमेंट को कोई चीज डिस्क्लोज करने की इच्छा नहीं हो रही है तो वो की ऑडिट मैटर में डाल दिया। तो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट, गोइंग कंसर्न रिपोर्ट, या अगर मुझे किसी केस में सेपरेट ओपिनियन देना है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर तो उसके आगे मैं की ऑडिट मैटर नहीं दे सकता। तो ये वो है ही नहीं, ये क्या है और ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल दिस इज अ 2 स्टार स्टैंडर्ड, जिसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके काम का। जो इंडिविजुअल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उस पर यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा अलग से। एप्लीकेबिलिटी, लिस्टेड के ऊपर मैंडेटरी, अदर्स मैंने बता दिया। ध्यान रखना अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो जब आप ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप क्या बताओगे कि इस साल के ऑडिट में क्या पसीने छूट गए, जब रिपोर्ट ही नहीं करना है तो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट तो करना है लेकिन हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर ही नहीं है रिपोर्ट करने को, ऐसे नॉर्मल ऑडिट था, तो उस केस में अपने को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के साथ लिखना पड़ेगा, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ देना होगा, पर उसमें लिखना पड़ेगा कि देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू रिपोर्ट इन द करंट ईयर। नाउ डेफिनेशन, those matters that in auditor's professional judgment were most significant in the audit of financial statement of current period। सिंपल है, इस साल के ऑडिट में जिसने हमारे पसीने छुड़वा दिए, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड इंपॉर्टेंट है और ये ऑडिटर का जजमेंट है उसे की ऑडिट मैटर किसे रिपोर्ट करना। तो कैसे निकालते हैं की ऑडिट मैटर, तो सबसे पहले ये वो मैटर है जो बहुत या तो रिस्की मैटर है या फिर जिसमें बहुत मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, या इस साल कोई इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ है बहुत सिग्निफिकेंट जिसने ऑडिट को पूरे को हिला दिया, जैसे कि कोई मर्जर एक्विजिशन, आईटीसी की रिपोर्ट ली, आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हुआ तो वो की ऑडिट मैटर आपके ऑडिट में हो सकता है इस साल। मैनेजमेंट का कोई मेजर जजमेंट, यूजुअली
जब इम्पेयरमेंट हुआ है, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन है आपका और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है, बहुत ही कॉमन की ऑडिट मैटर होता है। रिवैल्यूएशन हुआ है तो वैल्यूज कैसे निकाली आपने, या कोई बहुत ही रिस्की एरिया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जहां पे बहुत ज्यादा है, लेट्स से कोई फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट हुए थे तो नॉर्मली ये 3 मैटर्स में से अगर कुछ भी है तो आपकी ऑडिट मैटर डाल सकते हैं, पर ये वही मैटर होंगे जो हमने TCWG को हमारे SA 260 के अंतर्गत कम्युनिकेट किए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब कैसे अपने को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ देना है, तो ऑडिट रिपोर्ट यार, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आप समझना की ऑडिट मैटर की इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि की ऑडिट मैटर क्या है, जिसमें आप साफ साफ लिख दोगे कि इसमें हम कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे। फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना है सारे की ऑडिट मैटर में 3 चीजों के साथ, जिसमें आपको बताना है कि ऑडिट मैटर क्या है, क्यों ये की ऑडिट मैटर है और आपने इसको कैसे ऑडिट किया। तो रेफरेंस टू ईच की ऑडिट मैटर इंक्लूड रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट एंड कैसे आपने इसका ऑडिट किया। अगर की ऑडिट मैटर कोई मैटर है तो उसका हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोजर हो, जरूरी नहीं हो सकता है। जैसे रिलायंस में एक की ऑडिट मैटर आया था कि उन्होंने IIT सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हैं रिलायंस ने इस साल, और उससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी चेक करना, ये हमारे इस साल के ऑडिट का एक की ऑडिट मैटर था। तो ऐसी ऑडिट रिलेटेड चीजें भी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, बट वो भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। तो वहाँ डिस्क्लोजर का रेफरेंस नहीं आएगा, पर आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर है, क्यों है और कैसे ऑडिट किया। क्या की ऑडिट मैटर होने के बावजूद भी हम ना रिपोर्ट करें तो चलेगा क्या? ये सिर्फ तब हो सकता है जब लॉ रेगुलेशन में प्रोहिबिटेड है, जैसे बैंक्स वगैरह में कुछ हो रिस्ट्रिक्शंस, तो या फिर आपको लगता है कि रिपोर्ट करने के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम। Extremely rare if adverse consequence of reporting is more than the benefits of reporting such matter and information is not publicly available। अगर ऐसा है तो आप ये रीजन डॉक्यूमेंट करके की ऑडिट मैटर रिकॉर्ड मत करना, पर ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा आप करोगे। की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में जैसे अपन दूसरे पैराग्राफ्स या स्टैंडर्ड देखेंगे, रिव्यू कर लेंगे। TCWG से कम्युनिकेट करना होता है। की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेशन क्या, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए? तो एक तो की ऑडिट मैटर अगर आपने नहीं रिपोर्ट किया होने के बावजूद भी, तो आप वो बताइए। देन अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं लग रहा है आपको इस साल, तो ऐसा क्यों लगा वो भी रिपोर्ट करिए। और फाइनली जो जो चीजें ऑडिटर के सिग्निफिकेंट अटेंशन में थी, उनमें से जिसको की ऑडिट मैटर माना, किसी को नहीं माना, कैसे माना नहीं माना, ये डॉक्यूमेंट करिए। ये हो गया आपका SS 705। अरे 705 पर आ गए, 701 हुआ है अभी। ओके, ये 3 सितारा स्टैंडर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको लाल कलर ही दे दो सर। ये किसकी बात करता है? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो भाई ऐसा है कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है सर। कब कौन सा वाला यूज किया जाता है? तो डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट इज अ फैक्टर ऑफ 2 थिंग्स। आप कब बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से नहीं बने एज एन ऑडिटर? जब या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत है या आप कुछ चेक नहीं कर पाए। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने अभी तक सही नहीं किया, तो ही हम रिपोर्ट करेंगे। उसे कहते हैं मतलब अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा केस है अनेबल टू ऑब्टेन साई, यानी इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये 2 केस से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है। अगर कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो इतना ज्यादा खतरनाक मिसस्टेटमेंट है कि उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ा दी, जैसे एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है और आप गोइंग कंसर्न मान रहे हो, तो आपकी पूरी अकाउंटिंग ही चेंज हो गई। ऐसी सिचुएशन में दोस्त आपको एडवर्स ओपिनियन देना। इसे कहते हैं इट इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज अ परवेसिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही है, पर ये ऐसी चीज आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो ऑडिट में जिससे पूरा ऑडिट ही नहीं हो पा रहा है, परवेसिव इफेक्ट है, यानी कि चेक इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही चेक नहीं हो पा रहे, तो क्या चेक करोगे? तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, अनलेस विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई मिसस्टेटमेंट है, इमटेरियल नहीं है, इमटेरियल तो रिपोर्ट ही नहीं करते, मटेरियल है पर इतना भी नहीं कि उससे मैं पूरा ओपिनियन ही बदल दूं मेरा, या कोई चीज चेक नहीं कर पाया, डेटा से हम कंफर्मेशन नहीं ले पाए, पर ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण से मैं कह दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे सकता। तो वेदर इट इज इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही और इट इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इफ इट इज नॉन परवेसिव इन बोथ केसेस वी विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। तो 3 तरह के ओपिनियन है। सर परवेसिव का मतलब क्या है? देखो, परवेसिव अगर मिसस्टेटमेंट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है
जब आपको लग रहा है कि द इफेक्ट ऑफ अ मिसस्टेटमेंट विल बी लार्ज, और अगर आप इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही की बात कर रहे हो तो फिर शब्द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट। अगर मिसस्टेटमेंट है तो इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट कब यूज करोगे? जब इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही है। चलो ये तो ड्राफ्टिंग वाली बात हो गई, अभी वापस मुद्दे की बात करते हैं। किसी चीज को मैं परवेजिव कब मानूंगा? when the effect of that particular thing is not in auditor's judgment restricted confined to single element of financial statement। अगर कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेगी तो उससे एक दो हेड नहीं, सभी गलत अकाउंट फॉर होगा, क्योंकि अक्रूवल करना चाहिए। या फिर अगर वो कन्फाइंड भी है तो वो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही चेक नहीं कर पा रहा हूं, बाकी सब चेक कर लिया, पर इन्वेस्टमेंट कम नहीं है तो वही सब्सटैंशियल पोर्शन है। या फिर वो कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड है और वो इतना फंडामेंटल डिस्क्लोजर है कि अगर वही गलत हो गया तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाएगी। ये तीन केस में माना जाएगा, तीनों में से कोई भी है तो माना जाएगा कि इसका परवेजिव इफेक्ट है। अगर परवेजिव इफेक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देते हैं? अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट के केस में एडवर्स ओपिनियन, और चेक नहीं कर पा रहे तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। चल, अब अगर मैं सही ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं और इसका कारण है बदमाश मैनेजमेंट, वो मुझे डेटा नहीं दे रहा है, ड्यू टू मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन आफ्टर ऑडिट इज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, ऐसे केस में तलाक होना चाहिए, ना कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यानी विड्रॉल। क्योंकि भैया तू डेटा दे सकता है, नहीं दे रहा है तो फिर मैं क्यों तेरा ऑडिट करूं और बोलूं कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं छोड़ के जा रहा हूं, फीस भी नहीं मिलेगी क्या? वो सब छोड़ो। So we'll ask management to remove the limitation. If the management refuses, we'll talk to TCWG. If they are also involved in the management, then no point. देखेंगे हम दूसरे तरीके से भी ऑडिट हो सकता है कि हमारा ईगो बहुत हाई नहीं है कि चलो इससे नहीं तो उससे करके देख लेते हैं। बट अगर दूसरे एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट लिमिटेशन भी दूर करने को तैयार नहीं है, तो हम देखेंगे कि जो मिसस्टेटमेंट है, नहीं पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्या वो परवेजिव है या नॉन परवेजिव। तो समझो मैनेजमेंट मना कर रहा है सिर्फ डेटा से कंफर्मेशन लेने का, पर ऐसा नहीं है, उसका परवेजिव इफेक्ट है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। पर अगर उसका परवेजिव इफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट ही चेक करने नहीं दे रहा है वो हमें, तो फिर हम देखेंगे कि हम विड्रॉ ही कर दें। पर कई बार लीगली विड्रॉल अलाउड नहीं होता है बिकॉज ऑफ टाइमिंग एंड ऑल, तो फिर उस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। सर हमने तो डिसाइड कर लिया, हम तलाक ले रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे चुपके से नहीं जाना, पहले TCWG को बताना। प्लस इसके अलावा जितने ओपिनियन, जितनी चीजें तुमने देखी जिससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती थी, सब बताना उनको। और थोड़ी स्पेलिंग की दिक्कतें हैं, ठीक है वो सब। प्लस लिस्टिंग अग्रीमेंट के डायरेक्टिव्स कंप्लीट करना है आपको। वो क्या थे डायरेक्टिव्स? तो याद रखिएगा, अगर 45 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर के अंदर अंदर आप रिजाइन कर देते हो तो पिछले क्वार्टर का, और अगर क्वार्टर यानी 30 जून क्वार्टर है आपका, 45 दिन हो गए आपके 14 अगस्त को, 14 अगस्त के बाद रिजाइन करोगे तो फिर आपको अगले क्वार्टर का भी ऑडिट करना है, फिर रिजाइन करना। और 3 क्वार्टर का ऑडिट कर दिया तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किए बिना रिजाइन नहीं कर पाओगे, यानी ये साल पूरा करना। ICAI का डायरेक्टिव है कि जब भी रिजाइन करो तो आपको रीजन देना होते हैं, तो उसमें प्री ऑक्यूपेशन इज नॉट अ वैलिड रीजन, एक्चुअल रीजन देना पड़ेंगे। जब भी एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो कुछ चीजों का ख्याल रखें। अगर आप अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिख रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल गिवन एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो दोस्त फिर भूल के भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट जा रही है उसमें आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन मत दे दियो। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो पूरी तरह से गलत है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं उसकी आंखें अच्छी है। ये क्या बात हुई? आप एक ही लाइन में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। या तो ये मत बोलो वो पूरी तरह से गलत है, मतलब आपके पास ऑप्शन है ए, मैं अगर चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं क्या कि एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना दूं और मैं लेट्स से सिर्फ एडवर्स ओपिनियन दूं कैश फ्लो पे और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूं बैलेंस शीट और P&L पे। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक जगह कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और फिर मैं चाह रहा हूं कि आई एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन बैलेंस शीट और एनी एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट, particularly on the same financial statement where the report is same.
हाँ, अगर अलग फ्रेमवर्क में सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो हो सकता है एक फ्रेमवर्क में रिपोर्ट मेरी एडवर्स और डिस्क्लेमर है, दूसरे में अनमॉडिफाइड है। तो इसका सारांश सिर्फ ये सुन लो, एज अ होल अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो फिर आप उसके किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसी रिपोर्ट के अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट जा रही हो जिसमें आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, नहीं चलेगा। सेपरेट रिपोर्ट में अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे आपने अगर डिस्क्लेमर दिया है या एडवर्स दिया है तो किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आप क्या नहीं दे पाओगे, अनमॉडिफाइड। किसी सिंगल एलिमेंट पे हाँ वो सर ये तो 800 सीरीज का मुद्दा है, हाँ इसलिए ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। यहाँ सिर्फ क्या बोला है, ओवरऑल पे अगर आपने डिस्क्लेमर या एडवर्स दिया है तो फिर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दोगे। और सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में स्टेटमेंट बने तो उसमें आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। और अगर आपका ओपिनियन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लेमर एडवर्स है ही नहीं, सिर्फ उसके किसी एक एलिमेंट के ऊपर आपने एडवर्स दिया और बाकी पे अनमॉडिफाइड देना चाहते हो तो दे सकते हो। चलिए, अगर कभी ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है तो क्या करेंगे? अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कारण हो रहा है तो जो आपका ओपिनियन पैराग्राफ है उसमें अपन क्या लिखते हैं? तो वी राइट बेसिकली वी हैव ऑडिटेड, फिर हम लिखते हैं एज पर फ्रेमवर्क ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब ये मिसस्टेटमेंट क्या है तो वो हम डिस्क्राइब करेंगे बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, तो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। तो एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ the matter described in basis for qualified opinion section of the accompanying financial statement, this financial statement are presented fairly or they give a true and fair view। तो ये छोड़ के बाकी सब पे वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अगर आपके केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बजाय क्या आता है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, तो उस केस में पॉसिबल इफेक्ट शब्द यूज हो जाएगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट, एडवर्स ओपिनियन में क्या देंगे? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ दीज वी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं, वी विल से बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर रिपोर्टेड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द फ्रेमवर्क। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है बट इसमें ये काफी ज्यादा। एक तो ओपिनियन पैराग्राफ में आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन पैराग्राफ वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बिकॉज वी बी नॉट एबल टू ऑब्टेन साई टू प्रोवाइड अ बेसिस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में हमारा ओपिनियन पैराग्राफ में क्या देंगे हम? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है, ये लिख के मतलब ही नहीं है। तो जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ था आईटीसी की रिपोर्ट पे आ जाओ, वी हैव ऑडिटेड। अब आपने ऑडिट किया ही नहीं है तो आप कहाँ लिखोगे वी हैव ऑडिटेड? आप लिखोगे वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। फिर जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमारे ओपिनियन में हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पे हमने हमारा ओपिनियन दिया है। अब आप वो भी नहीं लिख पाओगे कि वी गॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये जो लाइन ना, ये लाइन भी नहीं आएगी किसमें? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, क्योंकि मिला ही नहीं है आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इसके लिए क्या क्या बोला गया है? पहली बात देखो, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन साई, देन वी विल से वी वर एंगेज टू ऑडिट, ना कि वी हैव ऑडिटेड। की ऑडिट मैटर और अदर इंफॉर्मेशन 701 720 के पैराग्राफ नहीं आएंगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट रिपोर्ट जो एज पर एसेज हम देते थे सेक्शन सारे, तो इसमें एक था एसेज के अनुसार आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी नहीं देंगे। और हम कहीं पे ये नहीं लिखेंगे कि साई अचीव हुए। तो जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन होता है ना, उसमें हम क्या लिखेंगे? तो सारे 4 चीजें थी कि हमने ऑडिट एज पर एसेज किया है। एसेज बोलते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स फॉलो करने की और इंडिपेंडेंट हम रहे। साथ ही साथ में एसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी अलग पैराग्राफ में दी गई है। तो हम ये लिखेंगे कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, पर डीओए के कारण हमें साई नहीं मिले और फिर भी हम ये बताएंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। पर हम वो जो एक पैराग्राफ होता था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एसेज गिवन अंडर अ सेपरेट पैरा, वो नहीं देंगे क्योंकि वो पूरा पैरा ही डिलीट हो जाएगा।
जब भी मॉडिफाइड ओपिनियन होता है तो एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग चेंज हो जाती है, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड एडवाइस डिस्क्लेमर हो जाएगा। प्लस मॉडिफिकेशन के कारण क्या हो सकते हैं, सर कोई मिसस्टेटमेंट मिला है, तो जब भी मिसस्टेटमेंट हो तो उसको डिस्क्राइब करो, क्वांटिफाई करो अमाउंट, और नहीं कर सकते तो रीजन दो। अगर कोई डिस्क्लोजर से रिलेटेड है तो उसमें आप बताओ क्या गलत है। सपोज कोई आइटम डिस्क्लोज ही नहीं करी तो कहा गया अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है तो TCWG से डिस्कस करके ओमिटेड इन्फॉर्मेशन को आप खुद डिस्क्लोज कर दो, और अगर नहीं है प्रैक्टिकल आपके लिए डिस्क्लोज करना तो मत करो और लिख दो कि ये प्रैक्टिकल हमारे लिए नहीं है। जब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो इंक्लूड इन अदर मैटर्स दैट वुड हैव लेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन एंड इफेक्ट, मैनेजमेंट को जरूर बता दीजिए। कोई भी मॉडिफिकेशन देने से पहले TCWG से डिस्कशन करना, दो चीज़ का, क्या मॉडिफाई कर रहे हो और उसका आपका ओपिनियन ड्राफ्ट करके देना कि हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट ऐसे हम मॉडिफाई करने की सोच रहे हैं, ये आना जरूरी है। ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड 705 हो जाता है। 706 में कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ दो चीज़ों की बात करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की पहली कंडीशन है कि ये ऑडिट रिपोर्ट में एक ऐसा पैराग्राफ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई चीज़ों को ऑडिटर के अनुसार उसे लगता है कि ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है यूजर को जान लेना, इसलिए हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं हमारी रिपोर्ट में जो चीज़ ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्टली प्रेजेंटेड है, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू करेंगे। अगर उसका प्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है, इनकरेक्ट है, या नहीं दी गई है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में जो देना चाहिए थी, तो ऑडिटर ऐसे केस में रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा। तो सबसे ऊपर क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन। किसी भी चीज से मॉडिफिकेशन बन रहा है तो 705 लगेगा। मॉडिफिकेशन नहीं है तो फिर हो सकता है गोइंग कंसर्न मैटर हो तो म्यू में जाएगा, की ऑडिट मैटर है तो कैम में जाएगा। दोनों ही नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट फॉर हाईलाइटिंग टू द नॉलेज ऑफ यूजर है तो फिर EOM में जाएगा। तो अथॉरिटी लेवल में नंबर 1 मॉडिफिकेशन, फिर गोइंग कंसर्न, फिर कैम, उसके बाद में एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर होते हैं। तो मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड ऑलरेडी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट दे आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ, तो पहले EOM करते हैं अपन। तो हम EOM कब रिपोर्ट करते हैं, जब वो कैम या मॉडिफिकेशन नहीं है। तो कोई चीज अगर कैम में जा रही है तो वहां जाएगी, यहां पे नहीं जाएगी। हमें एक सेपरेट सेक्शन देना पड़ेगा जिसमें हेडिंग होगी EOM प्लस क्लियर रेफरेंस टू मैटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नोट नंबर 32 के अनुसार, और फैक्ट कि इस पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। ये लाइन आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कंपल्सरली एंड में देना पड़ती है, दिस इज मस्ट। जैसे इसमें तो कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर है नहीं, यानी ऑडिटर को कोई ऐसी चीज लगी नहीं हाईलाइट करने जैसी। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आपको देना है कि रेफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स का प्लस फैक्ट की है हमारा ओपिनियन इस पे मॉडिफाइड नहीं है। ये देना बहुत मैंडेटरी है, ये लाइन आनी चाहिए। आपको ड्राफ्टिंग भी आ सकती है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की, तो याद रखना। किन सर्कमस्टांसेस में की ऑडिट मैटर लगते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था 701 में, तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर में कवर नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस नीडिंग, ये गलत, कैम नहीं, EOM। एग्जाम्पल्स है उसके। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है बट लॉ और रेगुलेशन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें लॉ फॉलो करना है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया होगा, हम हाईलाइट कर देंगे। कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया होगा किस फ्रेमवर्क में बनाए, हम रिपोर्ट में हाईलाइट कर देंगे। कभी रिपोर्ट अमेंड हुई है सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण तो हाईलाइट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट में बताया होगा। ये एग्जाम्पल्स है। कब, चलिए कोई इंडेस अर्ली एप्लीकेशन हो रही है, कोई मेजर कैटास्ट्रॉफ हुआ, इस कारण से कंपनी की इस साल प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है, पर उसका रीज़न है तो हम बता दें ताकि यूज़र समझ जाए कि भैया इस साल इसके कारण से हमारे प्रॉफिट कम हुए। कोई लिटिगेशन और क्लेम बहुत बड़ा कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है, अनसर्टन है, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ये सब बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है यूज़र के अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बट ये मॉडिफिकेशन नहीं है तो EOM में आ रहे हैं। अब आते हैं अदर मैटर। अदर मैटर ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है बट ऑडिट से रिलेटेड है और हम चाहते हैं कि इसे हम रिपोर्ट कर दें। तो ये ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है।
हमें लगता है these are matters other than presented disclosed in financial statement which are relevant to users understanding of audit is responsibility or report, then we will include it under other matter. तो ये भी मैटर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड नहीं है, हमारे जजमेंट में रेलेवेंट टू ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्ट है, लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है, तो हम सेपरेट सेक्शन भी इसकी हेडिंग होगी अदर मैटर करके दे देंगे। ये भी आपको TCWG से डिस्कस करना है। इनका प्लेसमेंट कहाँ पर होगा वो ऑडिटर का डिसीजन है कि EOM और OM कहाँ प्लेस करें। Nature of information communicated and significance to intended user should be the basis for deciding the sequence or priority where it will be shown in the report. EOM और CAM में क्या रिलेशनशिप है? तो की ऑडिट मैटर वो हैं जो यूजर के इस साल के ऑडिट के लिए सबसे रिलेवेंट है, और एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होते हैं जो हमें लगता है हाईलाइट करना है। तो इन्होंने क्या बोला है, की ऑडिट मैटर बाय नेचर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस। तो क्या इन्हें हमें एक एम्फेसिस ऑफ मैटर भी बताना है? नहीं, कैम बता दो, EOM में आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। तो यू डू नॉट यूज एक्सटेंसिवली एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बिकॉज इट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ कैम। Hence, only those matters which are significant to financial statement understanding but did not require significant attention will be reported in EOM. यानी आप एग्जाम्पल से समझ लो, सपोज इस साल के ऑडिट में कंपनी को एक सरकार से एग्जाम्पशन मिल गया जिसके कारण से उसको GST पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इससे उसके प्रॉफिट बहुत बढ़ गए। इससे तुम्हारे ऑडिट पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट थोड़ी ना आया होगा, पर ये चीज़ तुम यूजर को बताना चाहोगे कि इस साल के प्रॉफिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो ये EOM हुआ। पर लेट्स कंपनी के टैक्सेशन के ऊपर ही बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, और इस साल ऑडिटर का मेजर समय चले गया ये समझने में कि भैया GST की रेट किस पे कौन सी क्या लगनी चाहिए, लग रही है, सही लग रही है या नहीं लग रही है, और इससे भारी इंपैक्ट आ जाएगा प्रॉफिट्स के ऊपर, कुछ गलत हो गया तो ये की ऑडिट मैटर है, ना कि एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो नॉर्मली आप रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर देखोगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर रेयरली देखते। चलो कंपेरेटिव्स, ये थोड़ा सा ऐसे घुमावदार स्टैंडर्ड है तो आप इसको समझ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन स्टार कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं प्रीवियस ईयर के फिगर्स आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर फिगर्स जो डिस्क्लोज किए जाते हैं, इनमें एक बेसिक सा सवाल है कि आप इन प्रीवियस ईयर फिगर्स का ऑडिट कर रहे हो क्या। तो भैया मैं जो रिपोर्ट देता हूँ वो देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। तो क्या मैं सिर्फ इन फिगर्स के ऊपर रिपोर्ट दे रहा हूँ या इन दोनों के ऊपर? तो ऐसे कहता है कि ये अप्रोच है, आप डिसाइड करो आपको किस अप्रोच पे ऑडिट करना है। एक अप्रोच होगी जिसमें आप सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर ओपिनियन दोगे, पर आप मानोगे कि प्रीवियस ईयर के फिगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, तो हम इतना चेक कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर के फिगर पिछले साल से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई डिफरेंस है तो उसके क्या रीजन है। लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस में एक्स्ट्रा चेक कर लेंगे, वो सब अपनी जगह। बट हमें उतनी डिटेल प्रीवियस ईयर की नहीं चाहिए जितनी डिटेल में करंट ईयर आ रहा है, बस कंपैरिजन के लिए हमें प्रीवियस ईयर फिगर्स दे रहे हैं। तो अगर इस अप्रोच से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो ऑडिटर क्या करेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड सही से हुआ है या नहीं, कहीं कोई प्रायर पीरियड आइटम, कोई रिक्लासिफिकेशन, कोई एडजस्टमेंट इन प्रीवियस ईयर फिगर हुए उतना चेक करेगा। बाकी ऐसे 510 में जो दिया है वो देखेगा, बाकी उसको इस पर रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स। पर कभी उसको इसमें कोई गड़बड़ दिख गई इस साल के ऑडिट में, हमने बोला यार ये 1077 1067 इसमें कुछ गड़बड़ है, और मालूम बड़ा गड़बड़ है, तो पिछले साल वो गड़बड़ रिपोर्ट ही नहीं हुई थी, तो क्या छोड़ दें, सवाल ही नहीं उठता, कुछ गलत है तो बताना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर चेक नहीं करना था, पर अगर आपको उसकी कोई गलती मिली तो आप इंश्योर करो कि आप पूरा चेक करके इंश्योर कर लो कि गलती है या नहीं है। वंस यू आर श्योर की गलती है तो फिर आपको उसे मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, भाई सुधार दे, भले ही वो प्रीवियस ईयर की गलती, और मैनेजमेंट ना सुधारे तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, समझो लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि कंपनी ने कोई कैपिटल एडवांस दिया जिसे 1229 में शामिल करने की बजाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल कर दिया। तो लेट्स से ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें 500 करोड़ का कैपिटल एडवांस लास्ट ईयर शामिल हो गया था। इस साल तो क्या हुआ कि वो कैपिटल एडवांस पूरा सर्विसेज मिल गई, कंज्यूम हो गया, तो CWIP में शामिल होना था वो उसी में शामिल है। तो करंट ईयर इज ओके, प्रीवियस ईयर इज नॉट करेंटली प्रेजेंटेड।
ऑडिटर ने पिछले साल ये रिपोर्ट नहीं की, इस साल उसे गलती पता पड़ गई, तो क्या रिपोर्ट करे या ना करे? तो ये स्टैंडर्ड कहता है करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर अप्रोच में भले ही आप पिछले साल पे ओपिनियन नहीं दे रहे, पर अगर कोई गलती दिख गई तो फिर नज़रअंदाज मत करो, अगर मिली है तो फिर रिपोर्ट करो, पर साफ साफ लिख देना कि इसका सिर्फ प्रीवियस ईयर पे इफेक्ट है, करंट ईयर पे कुछ भी नहीं। पर अगर आपकी अप्रोच करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर की बजाय कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच है, जो इंडिया में यूज नहीं होती, तो उसमें ऑडिटर जितने साल रिपोर्ट हुए सब पे ओपिनियन देता है, तो उसको पिछले साल पूरा चेक करना होगा, वो तो लास्ट ईयर उसने करा ही होगा। तो इस साल उसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दोनों सालों के ऊपर लेने, बाकी चेकिंग तो उसको जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेगा, पर ओपिनियन उसको दोनों के ऊपर देना पड़ेगा। तो ये एक रिपोर्टिंग अलग तरह से हो जाएगी, उतना फर्क आ जाएगा और कुछ नहीं है। इस अप्रोच को कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर में हम सिर्फ फिगर्स करंट ईयर के रिलेट करने के लिए प्रीवियस ईयर फिगर दे रहे हैं, हम ओपिनियन में कवर नहीं कर रहे, सीएफएस में ऐसा नहीं है। डेफिनेशन अपन ने देख ली। प्रोसीजर क्या होगा, तो हम ऑडिट प्रोसीजर से प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, पॉलिसी कंसिस्टेंट है, चेंज हुई है तो डिस्क्लोज हुई है, कहीं मिसस्टेटमेंट मिला तो फिर तो घुस जाना, सब चेक करना, और जितने पीरियड पे रिपोर्ट दे रहे हो उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। ये दोनों के लिए अप्रोच, हर अप्रोच में यही होगा, पर रिपोर्टिंग अलग अलग है। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर अप्रोच में वी विल ओनली रेफर टू करंट ईयर पीरियड, और पिछले साल का कोई मॉडिफिकेशन है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, या कोई गलती पिछले साल की मिली है जो करंट ईयर में अफेक्ट कर रही है, तो हम रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे और बता देंगे। हाँ, अगर कोई गलती का सिर्फ प्रीवियस ईयर पे इफेक्ट है या प्रीवियस ईयर पे भी इफेक्ट है, तो वो भी समझा देना कि इसका प्रीवियस ईयर पे इफेक्ट है या सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही है। पर सर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ है, तो हमने 510 रेलेवेंट हो जाएंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर ओपिनियन, हर पीरियड प्रेजेंटेड पे ओपिनियन अलग से जाता है। ऐसा हो सकता है क्या कि लास्ट ईयर हमने ओपिनियन मॉडिफाइड दिया था और इस साल अनमॉडिफाइड दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि रीजन हो गया कि वो करेक्ट कर दिया मैनेजमेंट ने। तो क्योंकि दोनों पीरियड पे ओपिनियन जा रहा है, और अगर ओपिनियन डिफरेंट है तो फिर आप रीजन डिस्क्लोज करो कि क्यों डिफरेंट है, किसमें, अदर मैटर पैराग्राफ में। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट पिछले साल के और हमें इस साल पकड़ में आए, तो मैनेजमेंट, हम जाके मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, उसको सही कर दो और उसका वापस से ऑडिट करा लो, हमसे नहीं किसी और से कराया था तो उसी से करा के ले आओ, और उसी को बोल दो वो पिछले साल पे रिपोर्ट दे देगा, इस साल पे मैं रिपोर्ट दे दूंगा। तो इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर, अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीक न्यू रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ओनली ऑन करंट पीरियड। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं पिछले साल के ऊपर चेंज कर दूंगा, तो बेवजह दो सीए के बीच में झगड़े होंगे। तो सर अगर पिछले साल ऑडिटर अलग था तो क्या हमें कहीं रिपोर्ट में बताना पड़ता है क्या कि आपकी इच्छा है? पर अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो और लॉ और रेगुलेशन में ऐसा परमिट किया गया है, तो आप बता सकते हो कि लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी और टाइप ऑफ ओपिनियन क्या था। लास्ट ईयर अगर अनऑडिटेड है तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है। दैट वॉज योर SA 710 कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके बाद में 720 अदर इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए मुझे लगा कि क्योंकि इसमें फ्लो है तो चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज व्हाई आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थ्रू द चार्ट एंड नॉट थ्रू द कीवर्ड नोट्स। सबसे पहले समझिए कि इस पर्टिकुलर एसे में बात की गई है ऑडिटर्स इंफॉर्मेशन, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। अब सर अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट में जाते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट में जितनी चीजें जा रही है जिसके ऊपर ऑडिटर ऑडिट नहीं कर रहा है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, उन सारी चीजों को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है यानी एसएफएस और सीएफएस का, वो सारी इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब मुद्दे की बात क्या है जो ऐसे 720 कहता है? वो कहता है ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने आपको बोला हो कि हम ये इन्वेस्टमेंट बेचने वाले हैं, करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई कर दिया, वेराज डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट में तो हम आगे और इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में और इसे अपनी सब्सिडी बनाएंगे। तो आपका करंट क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट के जजमेंट से कि इसे बेचने वाले हैं इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्टर्स रिपोर्ट मेंशन विच सेज कि ये इन्वेस्टमेंट तो हम और आगे बढ़ाने वाले। तो इसका मतलब आपका नॉलेज और अदर इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वहां से मिली इंफॉर्मेशन आपस में इनकंसिस्टेंट है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कोई गलती पकड़ में आ जाए, जैसे कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट वेरीफाई करा दिया, बुक्स में भी आ गए,
और बाद में हमने जब अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो मालूम पड़ा वो इन्वेस्टमेंट तो हमने एज अ नॉमिनी किसी और कंपनी के होल्ड कर रखे, हमारी बुक्स में तो आना ही नहीं चाहिए, वो हमारे ही नहीं। तो ये तो मिसस्टेटमेंट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है पर डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई मिसस्टेटमेंट दे रखा है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी अदर इंफॉर्मेशन है इसमें ऐसा हो सकता है कि देर आर सर्टन इनकंसिस्टेंसीज और मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कंसिडर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर का खुद का नॉलेज। और अगर ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी है तो फिर क्या करना है ये भी स्टैंडर्ड में बताया, और रिपोर्ट कैसे करना है। अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई गलती है तो हम बोलेंगे कि अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है। अदर इंफॉर्मेशन कुड बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल विच इज इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट यूजुअली। अब हो सकता है आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दोगे तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगी नहीं, तो आपको मिलेगी कैसे? तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया आप हमें ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट पहले दे दो। मैनेजमेंट दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे समझा दो कि तुम नहीं दोगे तो मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, फिर तुम डायरेक्टर्स रिपोर्ट दोगे, वो डायरेक्टर रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा और उसमें कोई गलती निकली तो ऐसे 560 में मैं अपनी रिपोर्ट रिवाइज फिर भी कर सकता हूँ। तो बाद में रिपोर्ट रिवाइज होगी, इससे अच्छा भी दे दो, दोनों पॉसिबिलिटी। तो मैनेजमेंट से बोलेंगे यार अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले दे दे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि भैया बाद में दे देना जैसे ही पब्लिश हो। अब मेरे पास जब भी अदर इन्फॉर्मेशन आई, क्या मुझे क्रॉस चेक करना है क्या उसमें सब कुछ सही है? मैं उसको ऑडिट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसे रीड करूंगा। और रीड करके अगर मुझे उसमें लगता है कि कुछ कंपेयर नहीं करना है, सब कुछ जो ऑडिटर का नॉलेज है, प्राइमरी रिकंसिलिएशन, इंक्वायरी, डॉक्यूमेंटेशन, इन सबसे वो देखेगा कि क्या अदर इन्फॉर्मेशन में और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या ऑडिटर के नॉलेज में कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। तो ऑडिटर नॉलेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अब आपने कंक्लूड किया कि भैया अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, यानी हमने जो चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिया वो सही है, डायरेक्टर्स मामू बना रहे हैं शेयर होल्डर को गलत लिख के, तो हमें क्या लेना देना, छोड़ दो। नहीं, क्या होता है दोस्त, दो दोस्त ऑफिस लेट आए, दोनों को सीए ने बुलाया और पूछा लेट क्यों आए? आपने बोला हमारी साइकिल पंचर हो गई, उसने बोला मेरी गाड़ी पंचर हो गई। वो झूठ बोल रहा है, आप सही बोल रहे हो, पर उसके झूठ के कारण आपका भी सच झूठ लगेगा क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी एनुअल रिपोर्ट में एक जगह बोला इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, एक जगह बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म है, तो लोग कंफ्यूज होंगे ना यार, ये क्या? आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही पता पड़ गया क्या कि अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, तो बोलेंगे भाई करेक्ट कर दे। अगर वो ना करे तो हम TCWG को बोलेंगे करेक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर भी नहीं हुई तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। कैसे? तो आप एक अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में दे सकते हो, ज़्यादा लफड़ा हो तो विड्रॉ कर सकते हो, रेगुलेटर से बात करना है नहीं, वो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं। अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद मिला तो सेम ये जो अभी अपन ने पढ़ा है वही लगेगा, बट ऐसे 560 में रिपोर्ट रिवाइज करना होगी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, कभी हमने अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तो सही दिया गया, हमें मामू बना रहे थे, या फिर हमारा नॉलेज अपडेशन की रिक्वायरमेंट रखता है, हमें को पता ही नहीं था, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के नई चीज़ें पता पड़ी है, तो फिर इस केस में आपका रिस्क रीअसेस होगा। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट 450 में रिपोर्ट होते हैं वो चेक करना होंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट का 560 लगेगा। आखिरी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन गलत है ये भी नहीं पता, हमारी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग गलत है ये भी नहीं पता। तो इफ यू आर अनेबल टू कंक्लूड वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड थर्ड पार्टी एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कौन सही है क्या गलत है। फिर भी कंक्लूड नहीं कर सकते तो फिर आप लीगल काउंसिल ले सकते हो, देन लिमिटेशन ऑन ऑडिट मान के रिपोर्ट कर सकते हो या विड्रॉ भी कर सकते हो। ये कब? जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। तो अब इस पूरे में रिपोर्टिंग कब होगी? तो देखिए, ऐसे कहता है कि ये ऐसे तो सभी एंटिटी पे लगता है, पर ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ आप तभी देना जब आपको ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अदर इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट डायरेक्टर रिपोर्ट दी नहीं है तो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ देना ही मत, किसी भी केस में मत देना। नहीं, एक एक्सेप्शन है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के मैनेजमेंट को आपको अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, अगर नहीं दी तो उसे आश्वासन राइटिंग में देना है कि जैसे ही रेडी होएगी हम आपको प्रेजेंट कर देंगे, भले ही ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद हो, क्योंकि पहले ऑडिट रिपोर्ट बनती फिर डायरेक्टर रिपोर्ट।
तो फिर हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि भैया अभी हमें मिलने वाली है और जब मिलेगी तब हम देख लेंगे। इसमें लिस्टेड एंटिटी में, तो लिस्टेड एंटिटी में क्या होगा, ये पैराग्राफ अदर इंफॉर्मेशन का आएगा ही आएगा, जिसमें हम बताएंगे हमें अदर इंफॉर्मेशन रीड करिए, ऐसा ऐसा है या हमें मिलने वाली है। बाकी एंटिटीज के केस में अगर अदर इंफॉर्मेशन मिली है कुछ भी या पूरी, तो ही ये पैराग्राफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो रिपोर्टिंग इज कंडीशनल बट स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में चीजें रिपोर्ट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आप बताते हो कि भैया अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन में शामिल होता है। स्टेटमेंट की हमारा ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन कवर नहीं करता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, तो हमारी जिम्मेदारी का डिस्क्रिप्शन। और फाइनली अदर इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, हम लिखेंगे कि ये इसमें हमें कुछ भी रिपोर्ट करने को नहीं है, यानी ऐसा नहीं लिखेंगे ये सही है, सिर्फ इतना देयर नथिंग टू रिपोर्ट। या फिर अगर हमें कोई स्टेटमेंट मिला है अदर इंफॉर्मेशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, पर अदर इंफॉर्मेशन गलत है तो इफ देयर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू डिस्क्राइब दिस इन अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट। इससे हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ मॉडिफाई होगा। तो ये इस तरह से रिपोर्ट करना है। एक और चीज, अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है या एडवर्स ओपिनियन है जिससे अदर इंफॉर्मेशन भी अफेक्ट हो रही है, हो सकता है आपने बोला हो कि कंपनी की अकाउंटिंग गलत है और वो चीज अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट में भी रिपोर्टेड है, तो क्वालिफाइड के केस में अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वही को इफेक्ट कर रहा है, तो आप यहां पे रिपोर्ट कर दोगे, कहां पे, पॉइंट में। तो इसका मेन पॉइंट ही वो वाला पॉइंट है कि अदर इंफॉर्मेशन में क्या कुछ है रिपोर्ट करने को या कुछ गलती हुई है तो वो रिपोर्ट कर, पर आपको चेक नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसका इंपैक्ट देखेंगे और पॉइंट में बता देंगे कि हम चेक नहीं कर पाए। एडवर्स ओपिनियन अगर आपने दे रखा है और अदर इंफॉर्मेशन में कोई गलती मिली तो वापस सेम वही होएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की वो क्या है, डिस्क्लेमर के केस में आप अदर इंफॉर्मेशन का कोई पैराग्राफ ही नहीं देते, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट के मॉडिफिकेशन का ओआई से कोई रिलेशन ही नहीं है, पॉसिबल, और डायरेक्टर रिपोर्ट में मैटर ही नहीं है, तो फिर ओआई पैराग्राफ में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लॉ की रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड है तो बेयर मिनिमम इतनी चीज़ें आ रही है तो हम लॉ का फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे, नहीं तो यूज़ करेंगे लॉ का, पर लिखेंगे नहीं कि हमने ये एज पर 720 किया है, क्या अदर इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर। डॉक्यूमेंट जो जो प्रोसीजर आपने इस ऐसे में परफॉर्म किया और फाइनल अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी डिस्क्लोज हुई है वो सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्या अदर इंफॉर्मेशन में सिर्फ फाइनेंशियल अमाउंट आएंगे या अदर भी हो सकते हैं, अदर चीज़ें भी रेलेवेंट टू ऑडिट हो सकती है, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए गए। तो ऑल इन ऑल अदर इंफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं हम, दूसरी इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट की आ रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ना ही हमने ऑडिट करी, फिर भी हम पढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है हमारे नॉलेज में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर इंफॉर्मेशन है, तो रिपोर्ट करें। तो जब रिपोर्ट आप करते हो और अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसमें आप ई पैराग्राफ में क्या रिपोर्ट करते हो कि भैया ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में है, और इसी के साथ 720 और इसी के साथ आपका यो 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 आपकी पूरी 700 सीरीज मस्त कंप्लीट हो जाती है इन लेस देन एन आवर।